अगर आप ध्यान दो, जो एजर्शन होता है वो 3 जगह ट्रू होता है, ए में, बी में और सी में, और वो सिर्फ एक ही जगह गलत होता है, डी ऑप्शन में। तो इसीलिए हमारा जो फ्लो बनेगा वो सबसे पहले बनेगा, हम ए स्टेटमेंट को चेक करेंगे। अगर ए स्टेटमेंट फॉल्स आ गया, अगर स्टेटमेंट फॉल्स आ गया तो हम यही रुक जाएंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन अगर फिर अगर ये सही आता है, लेकिन अगर ये क्या आता है, ट्रू आता है, अगर ये ट्रू आता है तो फिर हम रीजन को चेक करेंगे। अगर रीजन अगर हमारा फॉल्स आ गया तो फिर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर रीजन भी ट्रू आ जाता है उसके बाद हम सोचेंगे कि रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा फ्लो क्या बनता है, पहले हम एजर्शन चेक करेंगे, अगर ये गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। फिर हम रीजन को चेक करेंगे, अगर रीजन गलत हो गया तो ऑप्शन सी हो गया। अगर रीजन भी सही हो गया फिर हम चेक करेंगे रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब से तुम्हें इसको अटेम्प्ट करने का जो फ्लो है वो तुम्हें फिक्स रखना है, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी तो कभी भी एआर के क्वेश्चन तो गलत नहीं करके आओगे। अब चलो शुरू करते हैं। Assertion: the force between the plates of a parallel plate capacitor is proportional to charge on it. बोल रहा है जो अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, तो इनके बीच में जो एक प्लेट दूसरे प्लेट पे जो फोर्स लगाएगी, भैया इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे है ना, मान लो क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है ना, इस तरीके से बोल रहा है एक प्लेट जो दूसरे प्लेट से फोर्स लगाएगी वो इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके प्रोपोर्शनल होगा। चलो इस बात को अच्छे से समझते हैं। मान लो आपके पास है ना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव है, ये हो गया आपका प्लस क्यू, और ये हो गया आपका माइनस क्यू, इस पर माइनस चार्ज है। तो भैया अगर आपको एक प्लेट पे फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है, आपको पता है इस प्लेट का चार्ज कितना है, ये तो क्यू है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई कर दो है ना, इस वाली, इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। तो अगर आपको पहले वाली प्लेट पे फोर्स निकालना है तो पहले वाली प्लेट का क्या ले लो, चार्ज ले लो, और दूसरे वाली प्लेट की क्या ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, तो फोर्स निकल जाएगा। तो पहले वाली चार्ज कितना है, क्यू है चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है भाई, इस प्लेट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपनी तरफ खींचती है, किसको खींचती है, कितने से खींचती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अभी मैं सिर्फ इस प्लेट की बात कर रहा हूँ। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है अंदर, टोटल कितनी होती है नेट, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, वो दोनों की होती है। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि ये प्लेट इस पर कितना फोर्स लगाएगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका चार्ज करेंगे हम लोग। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ लेकिन सिग्मा क्या होता है, ये होता है चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर आप यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू लिख दोगे चार्ज अपॉन एरिया, तो ये आ जाएगा ऐसा। तो इतना फोर्स लगाता है, कितना आ रहा है ये, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आता है फोर्स का, क्यू स्क्वायर। लेकिन यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है जो फोर्स है वो चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये बोल रहा था कि चार्ज के प्रोपोर्शनल है। तो थोड़ा सा ग्लिच है यहाँ पे। अगर ये स्टेटमेंट होता कि जो डायरेक्ट ये जो फोर्स है वो चार्ज के स्क्वायर, अगर यहाँ पे लिखा होता स्क्वायर के होता है प्रोपोर्शनल, स्क्वायर लिखा होता, तब तो ये बात सही आती। क्योंकि एक्चुअल में ये बात सही है और ये बात गलत है, इसीलिए एजर्शन गलत हो गया। और अगर एजर्शन गलत हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर भी रीजन हम पढ़ लेते हैं। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट एरिया। बोल रहे जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। बिल्कुल बकवास बात है ना भाई, इसी को तो सिग्मा बोलते हैं हम लोग, तो ये फोर्स कैसे हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट राइट एंगल्स टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो क्या बोल रहा है, ये मान लो आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरीके से, और बोल रहा है कि जो इसका रेट ऑफ चेंज होगा पोटेंशियल का वो मैक्सिमम होगा राइट एंगल पे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब आप एक चीज़ ध्यान दो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर आप सरफेस के अलॉन्ग मूव करोगे तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है, मतलब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डेल्टा वी, अगर मैं इसको लिखूं तो हम कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी आर वैक्टर, ई डॉट डी आर वैक्टर, इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा, फिर डी आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, और क्या आएगा, कॉस थीटा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम का आएगा जब कॉस थीटा की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब ये 1 होता है, मतलब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 0 डिग्री, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर वो तो होती ही होती है, तो डी आर अगर इस डायरेक्शन में है, आप भी इधर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अदरवाइज अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है ही, और आपका जो डी आर होता वो किसी एंगल पे होता है इसके साथ, आप इस तरफ को जा रहे होते, तो डी आर का ये वाला कॉम्पोनेंट आता, डी आर कॉस थीटा कॉम्पोनेंट आता, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम आती। इसीलिए जो पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम कब होता है, जब आप राइट एंगल की तरफ मूव करते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। इसलिए एजर्शन कैसा है, ये एजर्शन बिल्कुल सही है। रीजन, देर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स तो नहीं लगता, लेकिन ये बात इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रही है ना। तो ये क्या हो गया, एजर्शन तो भाई हमारा सही हो गया, और रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। केस बेस्ड क्वेश्चन है ये एक। तो बोल रहा है द पोटेंशियल एट एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी
ऑफ अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी हुई है और वी और आर में आपको एक ग्राफ दे रखा है, वी और आर में ग्राफ दे रखा है, और यहाँ पे दो चार्ज रखे हुए कौन कौन से, एक रखा हुआ है Q1 और एक रखा हुआ है कैपिटल Q2। तो Q1 Q2 दो चार्ज है और आपको कुछ पॉइंट्स मार्क करके दे रखे हैं 1 2 3। तो इस ग्राफ को मैं स्टडी करके आंसर देना है, आप ये थ्योरी आप पढ़ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एट विच ऑफ द पॉइंट्स 1 2 एंड 3 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बोल रहा है 1 2 और 3 में से, 1 2 और 3 में से कहाँ का है 1, ये रहा आपका 1 पॉइंट, ठीक है, ये आपका रहा सेकंड पॉइंट, ये रहा आपका थर्ड पॉइंट। बोल रहा है 1 2 और 3 में से इनमें से कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है फिर इनके साथ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है V और R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है V और R के साथ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस dV अपॉन dr होता है। अब V आपका y एक्सिस से बैठा है ना, R आपका कहाँ बैठा है, इस एक्सिस से बैठा है। तो यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप है ना, मतलब स्लोप का जो नेगेटिव है, स्लोप जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी, जहाँ पे स्लोप जीरो होगा। किसी ग्राफ का स्लोप कहाँ जीरो होता है, स्लोप वहाँ जीरो होता है जहाँ पे मैक्सिमम बन रहा होता है, या फिर कहाँ जीरो होता है, मिनिमम बन रहा होता है। वहीं पे जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आप ये बात ध्यान रखना भाई, किसी का भी स्लोप कहाँ होता है, या तो बिल्कुल टॉप पे जाकर जीरो होता है स्लोप, या फिर बिल्कुल मिनिमम पे जीरो होता है। इसीलिए 1 और 2 पॉइंट जो है वो किसी कर्व पे है, वहाँ पे मैक्सिमम नहीं बन रहा, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है देखो आप, यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है, तो यहाँ पे कैसा आएगा स्लोप, ऐसा स्लोप आएगा। इसलिए थर्ड पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जीरो है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, बोल रहा था साइंस ऑफ चार्ज Q1। बोल रहा Q1 का साइन और Q2 का साइन कैसा कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव हमें सोचना है। देखो भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव अपने आसपास की सारी जगह पे पॉजिटिव पोटेंशियल फैला देता है, नेगेटिव चार्ज अपने आसपास नेगेटिव पोटेंशियल कर देता है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को विद साइन रखते हैं हम लोग, है ना। तो अगर आप Q1 को देखो ध्यान से, अगर आप Q1 को देखो, Q1 को, तो इसके पास जो वैल्यू है ग्राफ की वो ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है, मतलब ग्राफ नीचे नहीं गया, नीचे नहीं गया, इसका मतलब पोटेंशियल कैसा रहा, ऊपर पॉजिटिव रहा। तो अगर Q1 के पास सारा पोटेंशियल पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो Q1 कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो हमारा Q1 कैसा है, ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, Q1 हमारा पॉजिटिव है। और Q2 के पास देखो, Q2 के जो आसपास का रीजन है वहाँ पे ग्राफ कहाँ चला गया, नीचे चला गया, y एक्सिस में चला गया। और अगर y एक्सिस में चला गया तो Q2 कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, Q1 है हमारा पॉजिटिव और Q2 हमारा है नेगेटिव। Q1 हमारा पॉजिटिव है और ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। फिर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। बोला इनमें से बड़ा कौन सा मैग्नीट्यूड में। देखो भाई Q1 के आसपास पोटेंशियल पॉजिटिव है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, Q2 के आसपास नेगेटिव है, लेकिन Q2 के थोड़ा ही दूर यहाँ पे आपको क्या मिलने लगे, इक्विलिब्रियम मिलने लगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई थी दोनों की वजह से, और यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऊपर चला गया, यहाँ पे कैसा पोटेंशियल आने लग गया, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आने लग गया। भाई है तो ये इसके करीब, लेकिन फिर भी कौन डोमिनेट कर रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब जो Q1 है वो बड़ा है ना, तो Q1 जो है वो थोड़ा स्ट्रांग है इससे, इसीलिए Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बेटा किसका ज़्यादा होगा, Q1 का। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपको Q1 की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल है, Q2 की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल है। ये Q2 के पास है वाला पॉइंट, लेकिन फिर भी ग्राफ कहाँ चला गया, ऊपर आ गया। इसीलिए कौन जीत रहा होगा इन दोनों में से, Q1 या Q2, Q1। तो Q1 थोड़ा यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए Q1 का मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा, ज़्यादा। अगर Q2 का ज़्यादा रहा होता तो ये ग्राफ ऊपर नहीं आ पाता। तो फोर्थ है ना, लास्ट क्वेश्चन इसका, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट 0 0 a/2 and 0 0 minus a/2 respectively, the work done by the electric field when another positive point charge move from this। देखो आप इसको पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है भाई, ज़्यादा लंबा लिखा है क्वेश्चन, बट हाँ मेरे को आपको बता देता हूँ मैं। ऐसे मान लो आपके पास ये आपके पास एक्स एक्सिस है ना, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये आपके पास जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस क्या है, ऐसे, ये जेड एक्सिस है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, है ना, आप ऐसे समझ लो, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई, तो ये हो गया जेड जेड डैश। तो बोल रहा है जो चार्ज रखे हैं ना, देखो कहाँ रखा है चार्ज, एक रखा है पॉजिटिव चार्ज 0 0 a/2 पे, x 0 है, y 0 है, z पे कितना है a/2, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और एक नेगेटिव रखा है, दोनों के चार्जेस के इक्वल मैग्नीट्यूड है। यानी कि एक डाइपोल आप समझ लो यहाँ पे और एक यहाँ पे रखा हुआ है भैया -q चार्ज, और यहाँ पे रखा हुआ है +q चार्ज। ये रखा हुआ है 0 0 a/2 पे,
है ना, और ये रखा हुआ है कहाँ पे, 0, 0, -a/2 पे। अब बोल रहा है बताओ, क्या निकालना है यहाँ पे हमें। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय व्हेन अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम -a00 टू a00। -a00 कहाँ पे होगा, ये -x एक्सिस पे होगा। a00 कहाँ होगा, ये पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा, है ना। पहले आप पॉइंट्स को आपको मार्क करना आना चाहिए। तो यानी कि एक चार्ज यहाँ पे बैठा है ना। मान लो इस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। भाई ऐसा है, देखो z एक्सिस ये रही, है ना, ये आपकी x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल क्या x एक्सिस। तो ये आपका डाइपोल ऐसा रखा हुआ है ना। तो ये जो x एक्सिस हो गई, ये इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन नहीं हो गई, इक्वेटोरियल लाइन। और आप एक चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया आपने। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है, वो होता है किस चार्ज को आप मूव कर रहे हो, कैपिटल क्यू को मैं मूव कर रहा हूँ, है ना, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आप मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो हम ए से बी गए, है ना, ए से बी गए, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि वी बी माइनस वी ए कर दोगे। लेकिन ये डाइपोल ऐसा है, ये जेड एक्सिस हो गई, है ना, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर होगी ना, एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। तो ये तो इक्वेटोरियल लाइन की तरह बिहेव करेगा, और इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, यानी कि इनका डिफरेंस भी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो। तो वर्क डन कितना आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे या इक्वेटोरियल लाइन पे या इक्वेटोरियल प्लेन पे, कितना आता है, जीरो आता है। इसीलिए इसका वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। ये हो गया इसका आंसर। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं लगा रखी है, अगर एब्सेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोला द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक मटीरियल इज ऑलवेज जीरो। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिखा है, ये पूरे मटेरियल की बात कर रहा है, तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में आप एक एक वर्ड को ज़रा ध्यान से पढ़ना। अगर यहाँ पे मटेरियल की जगह मॉलिक्यूल लिखा होता तो हम कुछ अलग सोचते, लेकिन यहाँ मटेरियल लिखा है, मटेरियल लिखा है, तो ये पूरे एक मटेरियल की बात कर रहा है जिसमें बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी है, अगर आपका क्लास में टीचर नहीं है, तो सारे बच्चे इधर उधर मुंह करके रखेंगे ना, कोई इधर घूम रहा होगा, कोई उधर घूम रहा होगा। इसीलिए जो इनका जो नेट आएगा वो कितना आएगा, इनका वेक्टर सम जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो, रेंडमनेस की वजह से, रेंडमनेस की वजह से। कोई भी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में नहीं बैठे होंगे लोग, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई उधर, इस तरीके से। पर हाँ, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो, तब ये फिर एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। इसीलिए ये बात जो है बोल रहा है कि ऑलवेज जीरो, बिल्कुल सही बात है, रेंडमनेस की वजह से जीरो होता है। रीजन पढ़ लेते हैं अब। अगर ऐसे सही है तो हमें रीजन चेक करना ही पड़ेगा। इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ईच मॉलिक्यूल हैज़ अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, सही बात है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, एक एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होता है, बट दीज आर रैंडमली ओरिएंटेड इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमने रीजन आपको एक्सप्लेन किया और यही बात ये कह रहा है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाएगा बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। चार्ज नेवर फ्लोज फ्रॉम अ कंडेंसर कैपेसिटर ऑफ हायर कैपेसिटी टू द कंडेंसर ऑफ लोअर कैपेसिटी। बोल रहे चार्ज कभी भी एक हायर कैपेसिटर से, एक जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, वहाँ से छोटे कैपेसिटर में नहीं जा सकता। देखो चार्ज का फ्लो होना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाना चाहता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात थोड़ी गलत है, ये बात गलत है। चलो मैं आपको इसको काउंटर एग्जांपल देता हूँ, एक आप एग्जांपल समझो इस बात को। मान लो आपके पास दो कैपेसिटर है, एक C1 कैपेसिटर है और आपके पास एक C2 कैपेसिटर है। C1 कैपेसिटर की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10 माइक्रो फेरेड ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 10 माइक्रो फेरेड। और C2 की मैं ले लेता हूँ 1 माइक्रो फेरेड। तो मैंने ये ले लिया हायर, ये मैंने ले लिया हायर कैपेसिटर, है ना, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और ये मैंने लोअर ले लिया। तो ये क्या बोल रहा है, हायर से लोअर नहीं जाता। हम ये कर देंगे प्रूफ कि जा सकता है ना, ऐसा कर देते हैं। देखो तो मान लेते हैं इसमें जो चार्ज है, वो 100 माइक्रो कूलम है। कितना चार्ज है, 100 माइक्रो कूलम है। और इसमें जो चार्ज है Q2, वो ले लेते हैं 1 माइक्रो कूलम है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ना, पोटेंशियल। तो अगर ये इसका चार्ज है Q1, ये इसका चार्ज है Q2, तो अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो पोटेंशियल क्या होता है भाई, Q होता है Q/C, है ना। तो Q1/C1। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो करोगे तो ये आ जाएगा 100/10, 100/10। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। मतलब जो इसका वोल्टेज आया वो 10 वोल्टेज आया, 10 वोल्ट आया, सही बात है। ऐसे सिमिलरली आप यहाँ का वोल्टेज निकाल लो V2, तो ये कितना आएगा भाई, Q2/C2। तो ये आ जाएगा 1/1, मतलब V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वोल्ट।
तो देखो ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल, ये हो गया आपका लोअर पोटेंशियल। अब हम तो ये जानते ही अगर आपने इनको कनेक्ट कर दिया, अगर आपने बाई चांस इन कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया तो जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ से जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इस तरीके से जाता है भाई चार्ज। तो ये तो बोल रहा था कि नहीं जा सकता। देखो ये क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था चार्ज नेवर फ्लोज, चार्ज नेवर फ्लोज फ्रॉम अ हायर कैपेसिटर टू लोअर कैपेसिटर। लेकिन अगर हायर वाला कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरे वाले का पोटेंशियल कम है, तो चार्ज 100%, फर्क नहीं पड़ता इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है कि कम, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो चार्ज पक्का इधर जाएगा। तो इसीलिए ये बात जो है वो गलत हो गई। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एजर्शन गलत हो जाता है तो आप बिना सोचे समझे आंसर नंबर डी कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम रीज़न पढ़ लेते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज कनेक्टेड बाय अ थिन वायर, बोला जो चार्ज का फ्लो होगा दो बॉडीज में अगर आप थिन वायर से कनेक्ट कर दो, इज डिटरमाइंड बाय द चार्जेस ऑन देम। फिर से ये बात गलत है, चार्जेस से नहीं होता। चार्जेस का फ्लो जो होता है, चार्ज का जो फ्लो होता है, चार्ज को जो लालच मिलता है, लालच, चार्ज को जो लालच मिलता है वो कौन देता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस से मिलता है। तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में क्वेश्चन है और ये बोल रहा है एक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तो कुछ कुछ थ्योरी बता रही है इसके बारे में जो कि हमें ऑलरेडी पता है, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन, इफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैज़ एन नंबर ऑफ इंटरलीव प्लेट्स, बोला उसमें एन नंबर ऑफ इंटरलीव्ड प्लेट्स हैं और एरिया ऑफ प्लेट्स इज ए, हर एक प्लेट का एरिया अगर ए है, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। बोला अगर एक कैपेसिटर है उसमें एन इंटरलीव प्लेट्स हैं, एरिया हर एक प्लेट का एरिया ए है, उनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी है, तो व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो यहीं के यहीं आपको वीडियो पॉज करनी है और इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। चलो मान लेते हैं आपने ये ट्राई कर लिया होगा, अब आप चेक करना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें एन नंबर ऑफ इंटरलीव प्लेट्स है। पहले मैं आपको इंटरलीव प्लेट्स का मतलब बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता। इंटरलीव प्लेट्स, इंटरलीव प्लेट्स ये वर्ड यहाँ पे कैपेसिटेंस में आता है, कई लोग इसको डिस्कस नहीं करते पर मैं आपको बता देता हूँ। इंटरलीव प्लेट्स का मतलब होता है कि आपके पास कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं, वो आपस में कनेक्टेड है, इसका ये मतलब होता है। मतलब अगर वो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, इनका मतलब उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। अगर कंडक्टर्स भैया कनेक्टेड हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा, सेम है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो कैसे आप ट्रीट करोगे, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये है कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो आप लाइक कर देना वीडियो। और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो बोल रहा एन नंबर ऑफ प्लेट्स हैं। देखो एन नंबर ऑफ प्लेट्स है, इसका मतलब क्या है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, चलो मान लेते हैं 4 प्लेट्स है ना, 4 प्लेट्स मान लेते हैं ऐसे, है ना, ये आपस में कनेक्टेड है ना, किसी तरीके से ये इस तरीके से आपस में कनेक्ट हो रही है भाई, इस तरीके से कनेक्टेड है ना। बस आपको पैरेलल में आपको ट्रीट करना है। पर मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ कि हर एक प्लेट के बीच में जो गैप है ना, हर एक प्लेट्स के बीच में कितना गैप है, डी डी का गैप है और हर एक प्लेट का एरिया ए है। तो अगर प्लेट्स आपके पास 4 है, देखो 1 नंबर, ये 1 नंबर प्लेट हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, 4 हो गई, लेकिन बीच में जो कैपेसिटर बने है ना, जो स्पेस बना वो तो कितने का बना, 3 का बना ना। ये आपका पहला कैपेसिटर बना, ये आपका दूसरा कैपेसिटर बना और ये क्या बना आपका तीसरा कैपेसिटर। तो अगर आप एक कैपेसिटर का देखोगे, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एक का तो इतना आएगा, लेकिन है क्या, ये 3 है और पैरेलल में है, और पैरेलल में हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा। मतलब अगर यहाँ पे 4 प्लेट्स थी, 1 2 3 4, अगर 4 प्लेट थी तो 3 आएगा। इसका मतलब अगर आपके पास n होती, अगर आपके पास n होती तो यहाँ पे क्या आता, n-1 आता। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा n-1 टाइम्स ए एप्सिलॉन अपॉन डी। तो हमारा सी ऑप्शन है ना, ये रहा हमारा आंसर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, a capacitor dielectric material has dielectric strength UD which sets the capacitor breakdown voltage at V is equal to इतना इंटू डी। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू दे दी है, बोल मैक्सिमम एनर्जी कितनी आएगी। तो देखो भाई एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ सी और वी का स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस हमें पता है कितना होता है, ये तो एक प्लेट का कितना होता है, ए एप्सिलॉन अपॉन डी होता है। कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी हो गई, अब बोल रहा है जो वोल्टेज है वो इतनी हो गई है, तो इस वी का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यू डी इंटू डी का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो बस इसको सॉल्व करके जो आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/2 ए एप्सिलॉन अपॉन डी, है ना, ऑप्शन में मुझे ए एप्सिलॉन अपॉन डी देखे तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी, और इसका तो स्क्वायर आ जाएगा भाई, यू डी जो भी है ये फैक्टर, यू डी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर है, और यहाँ पर डी का स्क्वायर है तो एक फैक्टर डी का नीचे भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाफ ए एप्सिलॉन 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट
इंटू यू डी का स्क्वायर इंटू डी। तो देखो सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट, अ कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम टू कंडक्टिव मेटल प्लेट्स हैविंग 30 एंड 50, 30 क्रॉस 50 डायमेंशन, है ना। तो ये इसका एरिया निकालने के लिए दे रखा है, ये हमारा एरिया में हेल्प कर देगा। विच आर स्पेस्ड, तो हमारा ये स्मॉल डी का काम कर देगा, इतना स्पेस है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड यूज ड्राई एयर एज इट्स ओनली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये एयर भरी हुई है, बोल रहा है कैपेसिटेंस निकाल लो। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी। बस आप एरिया, है ना, सारी चीज़ें बस एसआई यूनिट में ढंग से यूज़ करना, माइक्रोफेरेड या फिर नैनोफेरेड, मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं तो हम वो देख लेंगे हम किस हिसाब से निकालना है। एरिया कितना दे रखा है, 30 × 50, 30 × 50, पर ये दोनों सेंटीमीटर पे है, दोनों सेंटीमीटर में। तो 10⁻⁻² यहाँ से आएगा, -2 यहाँ से आएगा, तो -4 लिख दिया मैंने। एरिया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है भाई, 8.85 10⁻12 अपॉन में डी कितना दे रखा है, 6 मिलीमीटर। तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो अगर ये वैल्यू हम निकालेंगे तो ये अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.221, है ना, नैनो फेरेड, है ना। आप इसको सॉल्व कैलकुलेट कर लेना आप इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो ये इजीली आ जाएगा। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड इज फिल्ड विद टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 and 6, द न्यू कैपेसिटेंस वुड बी। बोल रहा है ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफेरेड है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड है, तो सी की वैल्यू होगी 1 माइक्रोफेरेड। सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए एप्सिलॉन अपॉन डी की वैल्यू हो गई 1, ये हमें पता था। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ डाल दिया 4 का डाइलेक्ट्रिक आधे में, और आधे में क्या डाल दिया, 6 का डाल दिया। बोल अब बताओ कि न्यू कैपेसिटेंस कितना आएगा। देखो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, है ना, मेन तो भैया कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन तो होते रहेंगे कितने भी। तो अगर आपने ऐसे है कैपेसिटर, ये आपका होता है डिस्टेंस, है ना, और इधर आपका क्या होता है, ये आपका होता है एरिया, ये आपका एरिया होता है ना, ये जनरल। अगर आपने एरिया डिवाइड कर दिया, एरिया, तो चार्ज अगर यहाँ से आएगा तो वो इधर से भी आ सकता है, वो इधर से भी आ सकता है, और वो इधर से भी आ सकता है ना। तो ये कैसा कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन। तो अगर आपका एरिया डिवाइड हो रखा है, एरिया, तो वो पैरेलल कनेक्शन की तरह आपको ट्रीट करना है, पहली बात। दूसरी बात बस इसी का अपोजिट हो गया। दूसरी बात क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अगर आपके पास ऐसे कनेक्शन है और आपने डिस्टेंस डिवाइड कर दिए, ये आपका डिस्टेंस है, आपने डिस्टेंस डिवाइड कर दिए, तो चार्ज अगर आएगा यहाँ से, है ना, तो इसको तीनों कैपेसिटर क्रॉस करने पड़ेंगे, ये वाला स्पेस भी, ये वाला स्पेस भी, अलग स्पेस भी। तो अगर डिस्टेंस हो रहे तो ये सीरीज कनेक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो सीरीज कनेक्शन कैसे आप देखोगे, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रखा है, सेपरेशन डिवाइड हो रखा है, तो वो सीरीज हो जाएगा। और अगर एरिया डिवाइड है तो पैरेलल। तो यहाँ पे क्या डिवाइड होगा, देखो डी तो ये रहा, यहाँ आपने क्या डिवाइड किया, आपने एरिया डिवाइड किया है। आधे में डाल दिया आपने ये वाला कैपेसिटर, और आधे में क्या डाल दिया आपने, ये वाला कैपेसिटर। चलो इसको फिर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आराम से। भाई ऐसे था ये, डी आपका ये फिक्स है, और आपने क्या करा, आधे में डाल दिया आपने 4 का डाइलेक्ट्रिक, आधे में डाल दिया 6 का डाइलेक्ट्रिक। तो ये कैसा हो गया भाई, कॉम्बिनेशन पैरेलल हो गया। मतलब अगर आपको सी चाहिए, सी की वैल्यू वो कितनी आएगी भाई, C1 + C2 करके आ जाएगी। तो C1 है ना, नया जो कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, C1 + C2। तो इसका कितना आएगा भाई, ये कितने एरिया में, ये A/2 एरिया में, ये कितने एरिया में, ये A/2 एरिया में। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि A/2, है ना, एरिया, एरिया हो गया A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी कितना है इसका, डी है, लेकिन ये डायलेक्ट्रिक कितना डाला हुआ है इसमें, 4 का, तो यहाँ पे 4 टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, कैपेसिटेंस उतने टाइम्स हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसका एक्सप्रेशन लिख देंगे। सिमिलरली भाई इसका एक्सप्रेशन लिख देंगे, प्लस यहाँ कितने डाला आपने, 6 का डाला, तो 6 का तो डायलेक्ट्रिक डाला। एरिया कितना है, A/2 और एप्सिलॉन अपॉन डी कितना है, इसका डी तो डी रहा, तो डी ए रहा। तो बस ए एप्सिलॉन अपॉन डी को कॉमन निकाल लेते हैं, ये हमारा C' हो गया। तो ये कितना आ गया, 4/2 मतलब 2, प्लस कितना आ गया, ये 3 मतलब 5 आ गया, है ना। तो 5 × A एप्सिलॉन अपॉन डी, और इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, ये हमें ओरिजिनल कितनी देखी थी, 1, ये हमारे 1 के बराबर था। तो ये आ गया 5 माइक्रोफेरेड। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। तो बैटरी से कनेक्टेड हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थ्रू अ की डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया कैपेसिटर के बीच में, प्लेट्स के बीच में। द एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स K टाइम्स। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ
CV²। अगर आपने डायरेक्ट डाल दिया तो नई जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी आएगी, नया कैपेसिटेंस और नया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन आपने अगर बैटरी कनेक्ट कर रखी है ऑलरेडी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसलिए जो वी डैश की वैल्यू होगी वो तो वी ही रहेगी, लेकिन कैपेसिटर तो क्या होता है, हमेशा के टाइम्स बढ़ जाता है, तो कैपेसिटर की जगह कितना आ जाएगा, के टाइम्स। तो वी तो सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन हाँ कैपेसिटर तो हमेशा के टाइम्स होता है। तो ये एनर्जी कितनी हो गई, ये के टाइम्स हो गई, हाफ CV² के टाइम्स हो गई। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो के टाइम्स हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, हमारा एजर्शन तो सही है। फिर रीजन की बात कर लेते हैं। बोल रहे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट। बैटरी जब लगी रहेगी तो क्या चार्ज सेम, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी। देखो चार्ज की अगर आप बात करें क्यू डैश, अगर आप क्यू की बात करें तो क्यू होता है CV। तो अगर नया चार्ज आप निकाल रहे हो तो वो होगा C डैश V डैश, लेकिन कैपेसिटेंस से क्या होता है भाई, के टाइम्स हो जाता है। और पोटेंशियल कैसा रहता है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो सेम रहता है। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आप देखोगे तो चार्ज भी कैसा होता है, के टाइम्स। अगर चार्ज के टाइम्स हो गया तो सरफेस डेंसिटी कांस्टेंट कैसे रह सकती है, तो ये बात तो क्या हो गई, गलत। तो एजर्शन सही है और रीजन क्या हो गया, गलत। इसका आंसर हो गया C। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। देखो क्या है, एक कैपेसिटर है, मान लो आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है ना, ये हमने चार्ज कर रही है कैपेसिटर इस तरीके से। तो होता क्या है कि यहाँ पे क्या होती है, इंडक्शन होने लग जाता है। पर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है तो यहाँ पे आयंस जो होते हैं वो फ्री नहीं होते, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम नेगेटिव चार्ज अपेयर होता है। मतलब आप सोच लो माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे अगर +2 कूलम रखा है तो यहाँ पे -0.2 कूलम, ऐसा इस तरीके से छोटा चार्ज डेवलप हो जाएगा। और इसी के बराबर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा +Q। मतलब यहाँ के जो बीच के आयंस है ना वो थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग हो जाएगी उसी मॉलिक्यूल के अंदर, थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग हो जाएगी इस तरीके से। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, तो एक एक मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। उसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम पे। तो बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। तो इंडक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्टिंग हो जाती है, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो बिल्कुल सही बात है, इसका बेसिक फंडामेंटल यही बात है बिल्कुल, डाइलेक्ट्रिक में डालने से कि ये क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। सही बात है। रीजन क्या बोल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ अलाइनमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है उसके में, है ना। तो उनके जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो अलाइन नहीं होते। नेगेटिव वालों का सेंटर ऑफ मास इधर आ जाता है, पॉजिटिव वालों का थोड़ा इधर आ जाता है, दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आता है, तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। यहाँ पे आता है इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, है ना। लेकिन क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो एजर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बोल रहे हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मान लो आप ए से बी जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, है ना। डेफिनेशन क्या होती है कि वर्क डन कितना लगेगा, कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप, ए से बी, तो ए से बी चार्ज को उठाने में कितना वर्क डन लगेगा, यही होता है इसका फॉर्मूला, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी वेक्टर में, है ना, इसका इंटीग्रेट करके, तो कहाँ से कहाँ, ए से बी, है ना। मतलब मान लो ये आर ए डिस्टेंस पे और ये आर बी डिस्टेंस पे, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो बस आप किस पे देख रहे हो, बस आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देख रहे हो। मतलब अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा वी बी माइनस वी ए, है ना, वी बी माइनस वी ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। तो मतलब के क्यू, मान लो आपका सोर्स चार्ज के क्यू है, अपॉन उसका डिस्टेंस आ जाएगा आर बी, और माइनस क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर ए। और इसका रीज़न, असली रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आप कोई वर्क करते हो तो वो सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते से घूम के आ रहे हो, सिर्फ इनिशियल फाइनल। तो देखो इस फॉर्मूले में हमें ये भी नहीं देखा हमने कौन सा पाथ से आया, सिर्फ इनिशियल फाइनल लिखा होता है। इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन। जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया वो कंजर्वेटिव फोर्स है, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इनमें जो वर्क डन होता है वो सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो एजर्शन तो सही है। अब रीजन को चेक कर लेते हैं। रीजन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड सो द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। बिल्कुल सही बात है, ये इसका परफेक्ट रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसे करेक्टली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। सही बात है भाई, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनके माइनस और प्लस, है ना, इनके जो नेगेटिव चार्ज का क्लाउड होता है, पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है इनके बीच में, तो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट, हर मॉलिक्यूल के पास अपना थोड़ा थोड़ा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, एजर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है, इन पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड। बोल रहा है कोइंसाइड करते हैं,
इवन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी है तब भी, अरे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, इनके जो सेंटर ऑफ मास होता है, नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास थोड़ा यहाँ होगा, पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास थोड़ा यहाँ होगा, इनके बीच में डिस्टेंस होता है, इसलिए क्या आता है, डायपोल मोमेंट आता है। ये बोल रहा है कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक जगह पे आएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। नॉन पोलर, जो आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव क्या करते हैं, एक जगह पे आते हैं, यहाँ कोइंसाइड करते हैं, यहाँ कोइंसाइड नहीं करते। तो रीजन कैसा हो गया, गलत, तो इसका आंसर हो गया सी। लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस। देखो लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम होता है। बोल रहा है ये कंडक्टर की अगर कोई सरफेस है, ये कंडक्टर की सरफेस है, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल सही बात है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, ये कंडक्टर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एजर्शन तो बिल्कुल सही है। फिर रीजन क्या बोल रहा है, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंट सरफेस। ये बोल रहा है इन जनरल, आप कंडक्टर को तो छोड़ो, इन जनरल कैसी भी कोई भी इक्विपोटेंट सरफेस हो, इक्विपोटेंट सरफेस है ना, कैसी भी हो वो सरफेस, इक्विपोटेंशियल हो, हर एक इक्विपोटेंशियल पॉइंट के हर एक पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, इस तरीके से। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कंडक्टर भी क्या होता है भैया, इक्विपोटेंट सरफेस ही होता है, कंडक्टर की सरफेस भी कैसी होती है, इक्विपोटेंट सरफेस होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जनरली होता ही ऐसा है, तो कंडक्टर की बात ऐसे अलग से करने की जरूरत नहीं है, कंडक्टर भी क्या होता है, इक्विपोटेंट सरफेस ही होता है। तो रीजन भी सही है और ये बात इसको एक्सप्लेन भी कर रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ बैटरी कनेक्टेड कैपेसिटर। तो हमने एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया प्लेट्स के बीच में, और बैटरी क्या लगी, कनेक्टेड रही, बैटरी कनेक्टेड रही, इंपॉर्टेंट है ये बात। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। बैटरी का देखो बच्चों, बैटरी का जो काम ही है, बैटरी का काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, तो ये स्टेटमेंट अनडाउटेडली सही है ना, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या है, एज अ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड मेंटेनिंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यही बात है भाई, बैटरी अगर लगी हुई है ना, बैटरी आपकी कनेक्टेड है, तो कैसा रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसे ये एक्सप्लेन भी कर रहा है और सही भी है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं साथ साथ, कि अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, बैटरी उसे बना के रखती है। हाँ लेकिन अगर बैटरी आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है, बैटरी डिस्कनेक्ट, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो आपका चार्ज सेम रहता है, जितना चार्ज करना था बैटरी ने उतना कर दिया, उसके बाद और नहीं कर पाएगी, इसलिए चार्ज सेम रहता है। तो ये इसका रियल कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखना इस बात को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट चैप्टर की केस बेस और एजर्शन रीजन की वीडियो। तो आपको लॉजिक मास्टर सीरीज कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आगे आपको ऐसे चैप्टर्स के लिए, सभी चैप्टर्स के लिए अगर आपको ऐसी ही सीरीज चाहिए कंटिन्यू रखने के लिए, तो आप मुझे कमेंट जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी सारे चैप्टर्स को आपको सीक्वेंस में देखना है, पहले आपको देखना है वन शॉट, उसके बाद आपको देखना है एमसीक्यू, उसके बाद आपको लॉजिक मास्टर देखना है, और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव देखना है। अगर आपने ये 4 सीरीज इसी ऑर्डर में कर ली हर चैप्टर के लिए, तो आपका फिजिक्स का पेपर चाहे कितना भी टफ आए, चाहे कितना भी टफ आए, आपका पेपर खराब हो ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है।